नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। ये मेहमान वाकई बहुत ख़ास हैं क्योंकि हर बार हम इस शो में कई सारे पॉलिटिकल चर्चा भी करते हैं, कई सारे पॉलिटिशियन से चर्चा भी करते हैं, लेकिन बात अगर समाज सेवा की आती है तो जो श्रोतागण होते हैं उन्हें सुनने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। और यही कारण है कि इस बार हम एक समाज सेवक के साथ बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सेवाएं जो है वो समाज में दी हैं। तो इस बार हमारे बिग टॉक शो में जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के पीठासीन सदस्य हैं सोनल कुमार गुप्ता। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है हमारा, इसमें जो ज़रूरी नहीं है कि हम पॉलिटिकल चर्चा ही करें या पॉलिटिशियन से ही चर्चा करें। आप जैसे जो समाज सेवक लोग हैं वो एक अलग भूमिका जो है वो निभाते हैं, तो ये किस तरीके की भूमिका होती है उस पर आज हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है पुनः आपका इस शो के लिए। IND24 के सारे दर्शकों को, टीम को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा जो हर किसी के मन में आता होगा, क्या कि पहले से ही आपका मकसद था कि समाज सेवा की ओर ही अग्रसर होना है? देखिए, इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। बेसिकली आई एम एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, और यह मेरा सौभाग्य था कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में मुझे अपने कार्यों की इच्छा के अनुरूप और मेरे प्रयास के अनुरूप मुझे बतौर सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जैसी एक नामित संस्था में, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उस पर रहकर बच्चों के क्षेत्र में और बच्चों की उन्नति, अग्रसर, उनके संरक्षण के लिए काम करने का मौका मिला। हमने अपने प्रयास से आज ये कहते हुए हमें गर्व होता है और फक्र होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के नक्शे में हमने बाल आयोग को आज राज्य में स्थापित कर दिया है। एक वकील पेशे से लोगों की मदद करता है और अपना कार्य करता है, जिसके लिए वह अपने लिए क्लाइंट से मोटी तगड़ी फीस भी लेता है। और क्योंकि आप वकील तो हैं ही पेशे से, और अब क्योंकि आपने अपना रुख कर दिया है बाल संरक्षण आयोग की तरफ एक समाज सेवक की भाव से, तो ऐसा नहीं लगता है कि राशि में कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे आप? और क्योंकि आपने वकालत के लिए भी अच्छी खासी फीस दे के पढ़ाई की होगी, तो निश्चित रूप से वकील के पेशे में जब आदमी अपनी सेवा देता है क्लाइंट को, उसका फीस चार्ज करता है। लेकिन मेरा शुरू से जीवन का उद्देश्य रहा, मैं पैसे कमाने में कभी ध्यान नहीं दिया। रिश्ते कमाना और इंसान कमाना मेरा उद्देश्य रहा है। दिन के हज़ारों लोगों से मिलता हूँ, 4 नए नंबर अपने मोबाइल में सेव करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दिन का मैंने 4 लाख रुपए कमा लिया। आज मुझे कहते हुए काफ़ी गर्व होता है, और मैं लोगों की मदद भी उस तत्परता से करता हूँ कि संपूर्ण हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश के कोने कोने में हमारा संपर्क है, नेटवर्क है। और मेरा एक तकिया कलाम है बातचीत में अपने दोस्तों से, शुभचिंतकों से मैं कहता हूँ, नेटवर्क इज़ नेटवर्थ। तो आज जो हमारा संपर्क है वही हमारी कैपिटल है, वही हमारी पूंजी है। आज इस बच्चों के क्षेत्र में कार्य करते करते संपूर्ण हिंदुस्तान के कोने कोने में आयोग के माध्यम से विधि के क्षेत्रों में हमारे लोगों से संपर्क और उनकी कार्य योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके राज्य स्तर पर आयोग के बच्चों के लिए, यहाँ के प्रकरणों के लिए करते हैं। सोनल जी, बाल संरक्षण आयोग कार्य किस तरीके से करता है? क्या उनके मुख्य पॉइंट्स होते हैं काम करने के लिए? ये काम जो है आप जान रहे हैं, लेकिन जो जनता होती है वो अधिकतर समझ नहीं पाती, तो मैं चाहूँगी कि आप उसको समझाएं जनता को ऐसे कि वो समझ पाए कि इसमें कार्य क्या है। निश्चित रूप से आपके इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों और पालकों तक जागरूकता लाना और आयोग की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कमीशन। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक कानून भारत के संसद में 2006 में जब ये लागू हुआ और 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी संस्था समूचे हिंदुस्तान के साथ इसमें चालू हुई, तो व्हाट इज द लेवलिटी ऑफ कमीशन। कमीशन वह है तो धारा 13, 14, 15 के तहत हमको विधिक शक्तियां प्राप्त है। जिस प्रकार से एक सिविल न्यायाधीश को शक्तियां प्राप्त होती है, उस प्रकार से किसी प्रकरण में सुओ मोटो का संज्ञान लेना, किसी न्यायालय में विचारण प्रकरण के दस्तावेजों का अध्यक्षेप करना, किसी संबंधित अनावेदक व्यक्ति के विरुद्ध समन्स करके संबंधित पुलिस थाने के माध्यम से उसको उपस्थित कराना, इस प्रकार के तमाम संवैधानिक विधिक शक्तियां, संविधान के प्रदत्त अधिकार और शक्तियां आयोग के तहत निहित है। आयोग की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो विषय बच्चों के अधिकारों और उनके संरक्षण से जुड़े उसकी मॉनिटरिंग करना और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए संबंधित सरकारी मशीनरी को फोर्स करना, उसको देखना कि वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आज आपको जान के खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अकॉर्डिंग टू कोर्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास एक हियरिंग रूम है। हम वहाँ पर कोर्ट की तरफ बैठते हैं,
आवेदक अनावेदक पहुंचते हैं। कुछ प्रकरण मेल के जरिए आते हैं, कुछ प्रकरण डाक के जरिए आते हैं, कुछ प्रकरण हम स्वयं सुओ मोटो के तहत संज्ञान पे लेते हैं। और ऐसे मामले जिसमें बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करना और उनको लाभ देना हो, इस पर हम काम करते हैं। आपकी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी हमें भरसक सहयोग करती है। और आप उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया में लगातार बाल आयोग के प्रकरणों के निराकरण की जानकारी उसमें दर्ज है। और दूर दूर से बस्तर तक के कोने कोने से आयोग के पास सूचना पहुंचती है और हम दूर के बच्चों तक को त्वरित सुनवाई का और उनको सहयोग का पूरा प्रयास करते हैं। क्योंकि आप लोगों का पूरा कार्य जो है, इतना तो समझ में आया कि छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ है, उन्हें क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, इसको लेकर आप उनकी मदद करते हैं। लेकिन इसमें किस तरह के बच्चे और किस क्राइटेरिया के बच्चे शामिल होते हैं, और क्या इसमें कोई दायरा होता है, या हर तरह के बच्चों के पास की परेशानियों का समाधान बाल संरक्षण आयोग? देखिए, बहुत अच्छा अवसर है, मैं इसको डिफाइन करता हूँ। चाइल्ड के दो टाइप होते हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ, CNCP और CCL, चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। जो बच्चे समाज की दिशा से भटक गए हैं वो होते विधि विरुद्ध बच्चे। एक होते CNCP, चाइल्ड नीड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड नीड केयर ऑफ प्रोटेक्शन, जिन बच्चों को देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है। तो एक बच्चा वो होता है जो अपराध की तरफ चले गए, जिनको हम संप्रेक्षण गृह पे रखते हैं, जिनके प्रकरण जो है वो जुवेनाइल लाइन जस्टिस बोर्ड के पास चलते हैं। ऐसे बच्चे जो समाज से मुख्य धारा से दूर हो गए हैं, कारण पारिवारिक संघर्ष, कुसंगति, कुछ आर्थिक विसंगति, ऐसा वातावरण में जन्म लेते हैं कि मुख्य धारा से भटक जाते हैं। कुछ ऐसी स्थिति होती है कि माँ बाप गरीब हैं, कोई अभी कोरोना काल आया था, कुछ ऐसी त्रासदी आ गई है, कुछ ऐसी पारिवारिक हालत है कि बच्चे माता पिता से विमुख हो गए हैं, मुख्य धारा से हट गए हैं। वो बच्चे घुमंतु प्रजाति के बच्चे आपको स्टेशन में, बस स्टैंड में, तमाम जगह मिलेंगे, जिनके लिए हमारे पास बाल गृह होते हैं, खुला आश्रय होते हैं, जहाँ पर हम बच्चों को अपने सरकार के संरक्षण में रखते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका सरकार होता है। आज ऐसी स्थितियाँ हैं कि कई बार अनजान में, इनलीगल रिलेशन में जो बच्चे हो जाते हैं, आप देखेंगे हमारे पास मातृ छाया है, लोग झूले में रख के अनबॉर्न चाइल्ड को छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे तमाम तरीके के बच्चे होते हैं। अब विषय कैसे आता है, अभी आपको हाल में जान के विषय होगी, आयोग में इस प्रकार के विषय लगातार आ रहे हैं कि विवाह के बाद बच्चे होते हैं हर परिवार में, माता पिता में सामंजस्य का भाव होता है, तो बच्चों के अधिकारों का हनन होता है। एक प्रकरण आया जिसमें एक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा था। एक प्रकरण आया माता पिता के विरोध के कारण एक बच्चे का पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था। एक प्रकरण आया माता पिता के आपसी विवाद के कारण बच्चा निरंतर शिक्षा अध्ययन नहीं कर पा रहा था। तो मेनी टाइप्स ऑफ प्रकरण, तो जितने केसेस आते हैं, हमारा ध्येय ये रहता है कि किसी भी प्रकार से उस बच्चे को प्रतिफल मिल से, उसको अनुतोष मिले, उसके अधिकारों का हनन मत हो। बच्चा कौन अकॉर्डिंग टू लॉ, गर्भ से लेके 18 साल तक जो व्यक्ति है वो कानून के अनुसार, हमारे अनुसार वो बच्चा है, जिसके अधिकारों का संरक्षण करना और उसके हित के लिए निरंतर प्रयासरत रहना, ये आयोग की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो बच्चे आपराधिक प्रकरण के तहत जेल चले जाते हैं, जो बच्चों का जो बाल गृह रहता है वहाँ चले जाते हैं, वहाँ तक आप कैसे पहुँचते हैं और वहाँ पर उनकी किस तरीके से मदद की जाती है? देखिए, ये तो आयोग की मॉनिटरिंग का पावर है। हमारे पास लगभग हर बड़े जिला मुख्यालय में संप्रेक्षण गृह है, जहाँ पर इस प्रकरणों के विचारण वाले बच्चों को रखा जाता है। जिनके लिए डिसीजन हो गए उनके लिए सेफ्टी होम भी वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर भी रखा जाता है। हम वहाँ नियमित रूप से जाते हैं, सरप्राइज विजिट भी करते हैं। उनके खाने का एक मेनू बना रहता है। वहाँ पर हमें वातावरण ऐसा देना रहता है क्योंकि ये ना लगे कि हम किसी प्रकार के कस्टडी में, एक प्रकार से घर पे रहते हैं। आपके माना में भी है, रायपुर, दुर्ग में, पुलगांव में भी है। हम बच्चों के खान पान को देखते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनको ये प्रयास करते हैं कि आपके समय का महत्व क्या है, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति आपकी जवाबदेही क्या है। आप जीवन के वैल्यू को समझिए, समय के सदुपयोग को करें। यहाँ पर जो घटना घट गई जिसके कारण आप आए हैं, इससे आपको बाहर निकलना है और आपके आने वाले समय को परिवार और देश और समाज के लिए आपको लगाना है। आपको जान के आश्चर्य होगा, कानून ये कहता और नियम ये कहता है, अगर कोई 18 साल का बच्चा भटक के अपराध की तरफ जा रहा है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? हम और आप, समाज दोषी है, वो बच्चा दोषी नहीं है। हमने उसको ऐसा वातावरण दिया है। इसी कारण बाल आयोग ये काम कर रहा है और हम भविष्य में अपने पद में रहने के दौरान में अपने अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन में सरकार को ये सलाह भी दूंगा कि आने वाले समय में बच्चों के लिए काम किया जाए, ताकि नॉट रिक्वायर्ड एनी प्लान फॉर यूथ कैरियर। जब आप जड़ के लिए इतना काम कर देंगे तो आपको युवाओं के लिए ज़्यादा प्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो आपराधिक प्रकरणों में फंस जाते हैं, बाल संरक्षण न सिर्फ उनकी मदद करता है बल्कि एक तरीके से उन्हें सही दिशा देकर मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास करता है। लेकिन जब ये प्रयास करता है तो वो किस तरीके से करता है और
कैसे ये पॉसिबल हो पाता है? देखिए, ये तो हमारी बेसिक कानून के तहत ही जुवेनाइल एंड जस्टिस एक्ट के तहत उनके ऊपर केस चलता है। प्रिंसिपल न्यायाधीश होते हैं जो कोर्ट में बैठते हैं, किशोर न्याय बोर्ड के समाज के 2 सदस्य भी होते हैं, ट्रायल चलता है। बाकी जो बच्चे वहाँ निरुद्ध हैं उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उनकी परिस्थितियों में सुधार कैसे ले जाए, शासन से नियम के तहत उनको जो सुविधा और सुरक्षा और जो वातावरण मिलना है वो वहाँ पर उनको संप्रेक्षण गिरी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनके साथ कोई अनैतिक व्यवहार तो नहीं हो रहा, उनके साथ कोई आपराधिक कृत्य तो नहीं हो रहा, कोई शारीरिक दंड तो नहीं दिया जा रहा है, उनके खाने में कोई कमी तो नहीं है, और कैसे यहाँ से वो जल्द से जल्द निकलें और दोबारा इस जगह पर वो ना आए, ये हमारा प्रयास होता है। जिस दिन समूचे छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान में ये बाल गृह, खुला आश्रय, संप्रेक्षण गृह, जहाँ पर CNCP और CCL सारे तरह के बच्चों की उपस्थिति की संख्या कम हो जाएगी, उस दिन हमारी समाज सेवा आयोग के बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के बीच में ही होता है। सोनल जी, इस दौरान एक सवाल और है मेरे मन में कि जितने भी आयोग जो हैं वहाँ पर लोगों को स्थापित किया गया था कांग्रेस शासनकाल में, और क्योंकि आप भी उसी समय पदस्थ हुए थे, तो क्या आपके इस पूरे कार्य को लेकर अब क्योंकि भाजपा की सरकार आ चुकी है तो कोई परेशानी नहीं होती बीजेपी को आपसे? नहीं, बिल्कुल, चूंकि नियुक्तियां सरकार के माध्यम से, सरकारी मशीनरी के विभाग के अधिकारियों की ऑफिशियल प्रक्रिया के माध्यम से होती है, लेकिन सरकार के बदलने से, तंत्र के बदलने से हमारे कार्यों में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, पिछले सरकार को बनने लगभग 1 साल हो गया, आज की डेट में संपूर्ण राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, शासन के समस्त जिलों के जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बाल आयोग के कार्यों में सहयोग या मदद सद्भावना से ना करे, क्योंकि दैट इज वाई, बिकॉज व्हाट इज द रीजन, क्योंकि बच्चे सभी के होते हैं, नव भारत के उज्जवल भविष्य ही बच्चे हैं। तो बिल्कुल ये बात जड़ से गलत है कि सरकारों की अदला बदली से हमारे संवैधानिक और विधिक शक्तियों में काम करने वाले लोगों के आचरण में, काम में या वर्क पैटर्न में कोई फर्क आता है, और कोई भी इसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करता। सारे लोग सद्भावना से मदद करते हैं बच्चों के हित में। यानी कि अप्रिशिएट किया गया है आपको बीजेपी की तरफ से भी इस कार्य के लिए, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं पार्टी स्तर में बात नहीं करूंगा, हम तो सब राम भगवान के देश के लोग हैं, जनहित में और बाल हित में काम करते हैं, काम बेहतर कर रहे हैं, इसलिए सपोर्ट मिल रहा है। आज हम मेरिट में काम कर रहे हैं, हमारी जगह कोई और भी रहेगा, कोई भी सत्ता हो सरकार पर रहे, अगर आप बेहतर काम समाज के लिए कर रहे हैं तो आपको हर व्यक्ति और हर वर्ग सपोर्ट करेगा, फिर ईश्वर सदैव साथ सत्य के साथ रहते हैं। सोनल जी, क्योंकि आप पेशे से एक एडवोकेट हैं, आपकी ये वकालत कितनी मददगार साबित होती है आपके इस समाज सेवा के समय, और कितना ज़्यादा लगता है कि अगर आप वकील ना होते तो शायद इन कार्यों को समझने में थोड़ी सी परेशानी आपको होती? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने किया, मैं आपकी बुद्धिमत्ता की भी आपको साधुवाद देना चाहूँगा। विधि के क्षेत्र से होने के कारण आज जब हम बाल आयोग के कार्यालय में, आप भी वहाँ पर उपस्थिति दी, आप देखेंगे कि वहाँ पर कोर्ट रूम नहीं था, हमने कोर्ट रूम बनाया। कानून में जो प्रावधान उल्लेखित हैं और जो अधिकार और शक्तियां बाल आयोग के अंदर निहित हैं, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, चूंकि विधि के क्षेत्र में थे, 2008 से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बेहतर तरीके से संशोधन कानून, CRPC, IPC, BNS के एक्ट क्या है, JJ एक्ट क्या बोलते हैं, RTE के एक्ट क्या बोलते हैं, इसकी जानकारी होने के कारण हमको सामने वाले बच्चों और आने वाले पीड़ित पक्षकार को रिलीफ देने में और अनुतोष दिलाने में बहुत ही आसानी होती थी। और चूंकि वकील होने के कारण आपको बताते हुए बहुत खुश होती है, 1-2 प्रकरण की जानकारी दूंगा कि कोरोना काल में माता पिता खत्म हो गए थे, आपका भी और मेरा भी प्रत्येक व्यक्ति के बैंक अकाउंट से 2-2 रुपए का खाता जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2-2 रुपए अकाउंट से कटता है। उसकी पॉलिसी ये बोलती है कि किसी प्रकार का आकस्मिक हादसा होने में आपको प्रीमियम की 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। माता पिता मर जाने के बाद विधिक संरक्षक नाबालिग थे, आरंग का यह प्रकरण था, बैंक ने बच्चों को पैसा देने से मना कर दिया। किसी सूचना के माध्यम से प्रकरण बाल आयोग के संज्ञान पे आया, हमने उस प्रकरण में नोटिस जारी किया संबंधित इंश्योरेंस कंपनी को, बैंक को, उसके प्रीमियम देने वाले LIC कंपनी को। आज आपको जान के खुशी होगी कि LIC और दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी दोनों ने बाल आयोग के आदेश में प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए 2-2 लाख रुपए का भुगतान उनके अकाउंट में उन बच्चों को कर दिया। तो इस प्रकार से बाल आयोग की विधिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसी परिवार को, माता पिता चले गए, उनके बच्चों के जीवन के लिए कुछ राशि दिला पाए, ये हमारे लिए बड़ी बात थी। इसके माध्यम से अभी और क्या क्या सुधार आप करना चाहते हैं जो बाकी रह गए? अभी हाल ही में मैं
बेंगलोर में देश के सबसे बड़े लॉ कॉलेज में सपोर्ट पर्सन के कॉन्सेप्ट में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई साहब के सामने मिलकर हमने बच्चों के, दिव्यांग बच्चों के कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ पे किया था। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले मैं केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से प्रत्यक्ष मुलाकात करके नई दिल्ली से आया हूँ। तो जो सपोर्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट आया है, जिस प्रकार से जो रेप की पीड़िता बच्ची होती है, जो विक्टिम होती है, तो कई बार तो हम शहर में रहते हैं, आप छत्तीसगढ़ का असली रूप बस्तर जाके, आउटसाइड जाके देखिए कि वहाँ क्या हाल है। तो वहाँ पर उनकी मनोदशा, पारिवारिक, शारीरिक, आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि अपराध होने के बावजूद वो उससे लड़ नहीं पाते हैं। तो उनके सपोर्ट के लिए, एक विक्टिम के सपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे एक नया कॉन्सेप्ट आया सपोर्ट पर्सन का, जिसमें एक विक्टिम को आर्थिक सहायता, मानसिक सहायता, कानूनी सहायता और सामाजिक सहायता के लिए सीडब्ल्यूसी के जुरिडिक्शन में एक सपोर्ट पर्सन नियुक्त किया जाएगा, जो प्रॉपर वे पे अगर उस पीड़िता के साथ, अगर उसका परिवार साथ नहीं दे रहा है, कई बार ऐसा होता है कि कंप्लेन नहीं लिखाते हैं, माता पिता बोलते हैं इससे भय होगा, दहशत होगा, विवाद होगा, कोर्ट कचहरी होगा, लेकिन उसके अधिकार के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसको कंपनसेशन जो डालसा नालसा के माध्यम से मिलता है, उसको दिलाने के लिए एक सपोर्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट आया है। छत्तीसगढ़ में भी इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई, बहुत जल्द ही इसमें स्वीकृति विभागीय मिलने के बाद सारे जिलों में इसकी व्यवस्था होगी और ये नियुक्त होंगे। इसी प्रकार से प्रहरी क्लब की घोषणा हुई है। प्रहरी क्लब प्रत्येक स्कूलों में गठन होना है, जिसमें बच्चों के जो नशा से बच्चे जुड़ जाते हैं उनको रोकने के लिए आपको काम करना है। हमने इसकी भी जानकारी विभाग से मंगाई है। वर्तमान में 2024 में हमने पुलिस मुख्यालय डीजीपी को पत्र भेजकर पूछा है कि संपूर्ण प्रदेश में बच्चों से जुड़े अपराध कितने हुए। हमें यह देखना कि कितने अपराध हुए, किस प्रकार के अपराध हुए और इसमें कितने प्रकरण हमारे पास आए, हम लोगों तक पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे। इस प्रकार से बहुत सारे तरीकों से हम लगातार प्रयास करते हैं कि बच्चों तक पहुंचे, उनके अधिकारों का संरक्षण करें। सोनल जी, एक अवेयरनेस के लिए हम ये पूरा जो प्रोग्राम है वो कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से बाल संरक्षण आयोग छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है, क्या ऐसे ही हर प्रदेश में करता है? और अगर करता है तो क्या पब्लिक यानी कि जनता, उनको पता होता है कि ऐसी एक आयोग कार्य कर रहा है जो इस तरह के बच्चों को लगातार फाइंड आउट करता है, फिगर आउट करता है? और अगर नहीं पता है तो आप ये क्या मैसेज देना चाहेंगे उन जनता तक कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को देखकर अवेयर हैं और जाने कि बाल संरक्षण आयोग जैसी एक संस्था होती है जो बच्चों के लिए कार्य करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यालय चंद्रलोक बिल्डिंग नई दिल्ली में स्थापित है। संपूर्ण देश में यह आयोग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हम सबका एक नेशनल ग्रुप बना हुआ है। सभी राज्यों के जनप्रतिनिधि और समाज सेवक के अच्छे स्थान रखने वाले लोग आज इस पे कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण देश में मैं अभी उत्तराखंड गया था, हम दिल्ली गए थे, हम महाराष्ट्र गए थे, हम कर्नाटक गए थे। इस प्रकार से राज्यों में सेमिनार और मीटिंग भी होते रहती है। माननीय राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष महोदय के साथ हमने बस्तर के दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र आवापल्ली, उसूर, कुआंकोंडा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिले में कैंप लगाया है। हजारों बच्चों का जिला प्रशासन की उपस्थिति में आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आवश्यक दस्तावेज बनाए हैं। छत्तीसगढ़ के सुदूर कोने इलाके में मैंने खुद विजिट करी है बच्चों के स्कूलों में, संस्थाओं में। तो यह बिल्कुल बच्चों के तक पहुंच रहा है और हर जगह इसकी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जब तक आप अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं और पहुंचेंगे नहीं, हम आपकी मदद कैसे कर पाएंगे? लगातार पेपरों में आता 1098 एक नंबर है टोल फ्री। हमारे पास टोल फ्री नंबर है 180023330055। कोई भी बच्चा, कोई भी बढ़ती हुई बच्ची, जब उसको लगे कि अधिकारों का किसी स्कूल में, किसी परिवार में, किसी घर में गुड टच, बैड टच वायलेशन हो रहा है, कोई मिस यूज कर रहा है, कोई प्रताड़ना कर रहा है, कहीं पर आपके राइट्स कम हो रहे हैं, कहीं पर हमारी मदद से अगर आपका कैरियर बनता है। एक घटना बताऊंगा आपको, 10वीं 12वीं की परीक्षा पिछले साल होने वाली थी। बस्तर के सुकमा जिले से मुझे फोन आया एक बच्ची का चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर में कि अटेंडेंस की इशू होने के कारण उस बच्ची को एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था। आई अंडरस्टैंड कि कुछ नियम होते हैं एडमिट कार्ड मिलने के लिए, अटेंडेंस, लेकिन ऐसे जंगल सूर दुरस्त इलाके में जहां एक बच्ची अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो बच्चों के मामले में आपको कानून कम भावनाओं से ज़्यादा काम करना पड़ता है। हमने तत्काल वहां के कलेक्टर साहब को, सुकमा के और डीओ से बात किया और आपको जानकर खुशी होगी, प्रिंट मीडिया में ये खबर सुर्खियों में थी। आधा घंटे के अंदर स्कूल प्रबंधन उनके घर जाकर उस बच्ची को एडमिट कर दिया और बच्ची परीक्षा में शामिल हो गई। सोनल जी, अब शिकायतें भी ऑनलाइन होंगी तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? अभी हम यूनिसेफ के साथ मिलके मेरी आवाज के कॉन्सेप्ट लाए हैं। शिकायतों की व्यवस्था बनाना, जागरूकता लाना, लोगों तक संदेश पहुंचाना, प्रत्येक पेरेंट्स को
और प्रत्येक बच्चे को जानकारी हो कि अगर उनके पास, उनको ये लगे कि हम पुलिस थाना नहीं जा सकते, हमारे माता पिता नहीं मान रहे, जिसके पास थाना नहीं जा सक रहा, माता पिता नहीं मान रहे हैं, तो एक बाल संरक्षण आयोग आपके लिए प्रदेश में बैठा हुआ है, जो हर विधिक मदद एक छोटे से छोटे बच्चे को पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर है। इसके लिए हम टोल फ्री नंबर की जानकारी पहुंचाते हैं, आप मीडिया के माध्यम से जानकारी पहुंचाते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, जिलों के दौरे करते हैं, बस्तर तक जाते हैं, और लगातार हमारी ये प्रक्रिया जारी है। एक अंतिम सवाल लूंगी मैं कि हाल ही में आप दिल्ली होकर आए हैं, केंद्रीय मंत्री महिला बाल विकास मंत्री से आपने मुलाकात की है, किस तरीके की चर्चा रही और आगे के कार्यों को लेकर के क्या डिस्कशन हुआ है आपका? देखिए, ये तो एक रूटीन मुलाकात थी। हमने जो काम किया, मैंने जो काम किया, राज्य बाल संरक्षण आयोग ने अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस की, जिसके माध्यम से हम बच्चों तक पहुंचे, जिसके माध्यम से हम बच्चों को रिलीफ दिला पाए, और जो हमारी कार्य योजना है, ये सलाह मैंने मंत्री जी से मौखिक चर्चा पे उन्होंने दी कि आज हम 1 दशक 2 दशक तक 6 से लेके 12 1 साल और मतलब 11 से 18 साल तक के बच्चों के पीछे अगर अपना समय और प्लान सरकारें, समूचे छत्तीसगढ़ और समूचे हिंदुस्तान की सरकारें इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है उस बच्चे को तैयार करने में, तो आज से 2 दशक बाद यह मेरा अनुभव है और यह मेरा विश्वास है कि आने वाले भविष्य में नॉट रिक्वायर्ड एनी प्लान फॉर यूथ कैरियर, क्योंकि आपकी जड़ इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको युवाओं को प्लान बनाने की, उनके कैरियर की चिंता की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। किसी भी योजना को क्रियान्वित करने में और उसका फल देखने में कुछ समय लगता है। जब आप बच्चों को समय का सदुपयोग, जीवन का महत्व, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जवाबदेही की जानकारी शिक्षा के माध्यम से देंगे, तो 18 साल के बाद जब वो वोट देने की स्थिति में बालिग होगा, वो खुद इतना मानसिक रूप से मजबूत होगा कि खुद अपने रास्ता देश के हित में वो चुन लेगा। उसके लिए किसी प्लान की जरूरत सरकार को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों के जड़ मजबूत करने के लिए बच्चों की शिक्षा पे सरकारों को ज़्यादा जोर देना चाहिए, ज़्यादा विजन और ज़्यादा प्लान बनाने की जरूरत है। यह मेरा निजी अनुभव इस पद पे काम करते हुए, ये जानकारी मैंने उनके साथ साझा करी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बाल संरक्षण आयोग, छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के पीठासीन सदस्य सोनल कुमार गुप्ता। जिस तरीके से ये एक अवेयरनेस कार्यक्रम है, उस अवेयरनेस कार्यक्रम को लेकर सबसे बड़ी और अहम बात मैं ये कहना चाहूँगी कि केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश में एक ये संस्था होती है बाल संरक्षण आयोग, जो इस तरह के बच्चे, चाहे जिस तरीके का सोनल कुमार गुप्ता ने हमें जानकारी दी, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे अगर बच्चे आपराधिक प्रकरण में की वजह से जेल में हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनको घर में कोई परेशानी हो रही है, जिस तरीके से उन्होंने गुड टच और बैड टच का प्रयोग किया, इस तरीके की कोई परेशानी हो रही है, या किसी भी कंडीशन में जो बच्चों की व्यवस्था नहीं बन पा रही है या वो परेशान है, वो तत्काल रूप से बाल संरक्षण आयोग में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उनका समाधान निजी स्तर पर किया जाएगा और उनकी सारी चीज़ों का इसमें ख्याल रखा जाएगा। तो एक बहुत ही बेहतर कार्य जो है वो बाल संरक्षण आयोग कर रहा है। हमारे इस पूरे कार्यक्रम का मकसद था कि लोगों को अवेयर करना कि अगर इस तरीके के किसी बच्चों से वो संबंधित है या जानते हैं, तो जल्द से जल्द बाल संरक्षण आयोग वो जाएं और उस बच्चे के परेशानियों का समाधान तत्काल रूप से करें। इसके लिए अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं जो है बाल संरक्षण आयोग ने बनाकर रखी है। तो हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जो था, लोगों में अवेयरनेस लाना। सोनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। पुनः आपकी टीम का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।